स्टूडेंट्स, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लेने जा रहे हैं पी ब्लॉक में वर्ग संख्या 17 और 18 के तत्व और साथ में पी कक्षक जो होते हैं उनकी आकृति किस प्रकार की होती है। ठीक है ना। तो देखो, आप हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था 13, 14, 15 और 16 चार वर्गों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में पढ़ा था। आज हम लेने जा रहे हैं वर्ग संख्या 17 जिसे कहते हैं हेलोजन परिवार। और इसको आप जानते हो, इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन के नाम से जाने जाते हैं ये तत्व। और 18वां वर्ग होगा लास्ट, वो है अक्रिय गैसें, नोबल गैस या शून्य वर्ग के तत्व, जिसके अंदर सभी आएंगे। अपवाद होगा हीलियम, क्योंकि हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2, लेकिन फिर भी इसे पी कक्षक के अंदर या पी ब्लॉक के अंदर स्थान दिया गया है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपन वर्ग संख्या 17 की। इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा NH2NP5। अब ये F है तो इसको क्या लिखते हैं अपन? फ्लोरीन। कौन सी गैस? फ्लोरीन या फ्लोराइड के रूप में। ये है क्लोरीन, ठीक है, और ये है ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन और ये है एस्टाटीन। एस्टाटीन के नाम से जानी जाती है। अब हमें लिखना है इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो, ये है वर्ग संख्या 17 और इसके जस्ट आगे वाला है 18 वर्ग, है ना। तो अब जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो आप सबसे पहले इसमें अक्रिय गैसें लिखो। तो यहाँ 9 नंबर फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन से पहले कौन सी गैस आती है? तो हीलियम सबसे पहले लिख दिया, ठीक है। और यहां आ जाएगी कौन सी? नियॉन। फिर आएगी आर्गन। आर्गन के बाद कौन सी आएगी? क्रिप्टॉन। और इधर कौन सी आएगी? जीनॉन। ये गैसें आएगी। अब विन्यास क्या आ रहा है? NH2NP5, है ना। तो यहां देखो, ये है 9 नंबर, तो 1s2 तो हो गया हीलियम का, तो इधर अपन इसका विन्यास लिख देते हैं 1s2 हीलियम का, है ना। अब 1s2 के बाद क्या आता है? 2s2, तो इधर लिखेंगे 2s2 और फिर आ जाएगा 2p5। देखो ये कितने हो गए? 2 2 और 2 4 और 5 कितने हो गए? 9। अपना परमाणु क्रमांक संख्या है 9, हो गया। अब आप नीचे चलिए उसी के हिसाब से जैसे हमने पहले वर्गों में लिखा था। तो ये 2s के बाद क्या जाएगा? 3s2 और इधर आ जाएगा 3p5। अब आर्गन आता है, तो यहां देखो 35 नंबर है, तो 35 नंबर में आर्गन के बाद पहले तो लिखेंगे 3d10, फिर आएगा 4s2 और 4p5। अब देखो कितना हो रहा है? 18, 2 20, 10 30 और 5 35। ये ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब जब आयोडीन में आएंगे तो जैसे ये 3d10 लिखा है, नीचे क्या लिखा जाएगा? 4d10, फिर 5s2 और 5p5। ये कितने हैं? 36। क्रिप्टॉन 36, 36 और 10 46, 46 और 2 48 और 5 53 हो रहे हैं। ये रहे 53। लेकिन जब हम एस्टाटीन का लिखते हैं तो इसमें 4f आ जाएगा, तो यहां लिखेंगे 4f14, 5d10, 6s2 और 6p5, क्योंकि हमने लास्ट वाले के अंदर लिखा था 6p4। अब देखो जीनॉन 54, 54 और 14 68, 2 70, 10 80 और 5 85। ये इस तरह से इनका विन्यास लिखना है। अब मजे वाली बात यह है कि जो हम वर्ग संख्या 18 का लिखेंगे ना, तो 18 से लास्ट होती है आवर्त सारणी, खत्म हो जाती है। तो अब इनका विन्यास लिखने के लिए कैसे लिखेंगे वो ध्यान रखना है आपको। देखो हीलियम का विन्यास तो अपन ने लिख दिया 1s2, क्योंकि ये अपवाद है ना, क्योंकि हम लेते हैं ये पी कक्षक है, लेकिन हीलियम इसके अंदर आवर्त सारणी में किस में लिया है? हीलियम एस कक्षक का होना चाहिए, लेकिन इसको उसमें स्थान दिया गया है। अब आप देखो नियॉन, नियॉन से पहले कौन सी अक्रिय गैस आती है? तो के साथ हीलियम आती है, तो चलो पहले लिख दो हीलियम, ठीक है। अब देखिए आप हीलियम 1s2, फिर आएगा यहां से 2s2
और 2p6 1s2 2s2 4 4 और 6 कितने हो गए 10। अब आर्गन से पहले कौन सी गैस आती है नियॉन, तो पहले लिखेंगे नियॉन, चलिए नियॉन, ठीक है। अब नियॉन के बाद 3s2 और 3p6, ये देखो 10 2 12 और 6 18, ये हो गए 18। देखो आप यहां से, है ना। और फिर आते हैं 36, तो इससे पहले कौन सी गैस आती है, तो साहब आर्गन आती है, चलो आर्गन, है ना। अब ये 3s, तो यहां देखिए 35 नंबर क्या आ रहा था आर्गन 3d10, तो यहां 3d10, ये 3d10, फिर 4s2, ये 4s2, फिर 4p, इधर कितना आ जाएगा 6, तो देखो 18 2 20 10 30 और 6 36 हो गए। अब जिनॉन, जिनॉन से पहले कौन सी गैस आती है क्रिप्टॉन, तो सबसे पहले लिखेंगे हम क्रिप्टॉन Kr, ठीक है। अब यहां 4d10 5s2 और 5p6, लेकिन जब हम रेडॉन लिखेंगे तो रेडॉन से पहले कौन सी गैस आती है जिनॉन, लेकिन यहां क्या आ जाएगा 4f14, फिर 5d10 6s2 और 6p6, देखो 54 54 और 6 हो गए 60 10 70 2 72 और 14 कितने हो गए 86। इस तरह से हम इन तत्वों का विन्यास लिखते हैं। इसमें आपको ये नाम लिखना भूल गया मैं, He है हीलियम, ये है नियॉन, ये है आर्गन, Kr क्रिप्टॉन, और ये है जिनॉन, ठीक है। और ये कौन सी है रेडॉन। ये सारी कौन सी गैसें हैं अक्रिय, इनको अक्रिय गैस इसलिए बोलते हैं क्यों, क्योंकि इनके अंदर देखो आप सबसे बाह्यतम कोश ये पूरे के पूरे क्या है भरे हुए हैं, ये पूर्ण भरे कक्षकों का विन्यास रखते हैं, इसलिए इनकी क्रियाशीलता नगण्य होती है, नहीं के बराबर ये गैसें क्रिया करती है, इसलिए इनका नाम दे दिया अक्रिय गैसें, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, और अब अपन लेते हैं पी कक्षक की आकृति। पी कक्षक जो होता है उसकी आकृति किस प्रकार की होती है, इसको अपन लेते हैं। देखिए अब पी कक्षक कैसा होता है, तो पी कक्षक के लिए हमें सबसे पहले लेना पड़ेगा इसके लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या या द्विगंशी क्वांटम संख्या के मान। किसके लेंगे द्विगंशी क्वांटम संख्या के मान। चलिए देखिए पी कक्षक की आकृति, ठीक है। अब कैसी होती है, जैसे अपन ने एस में पढ़ा था वैसे लेंगे। सबसे पहला पॉइंट कि द्विगंशी क्वांटम संख्या L, इसके लिए कितना मान है 1, तो हम क्या लिखते हैं 2L + 1 के हिसाब से इसमें कितने कक्षक होंगे 3 कक्षक पाए जाते हैं। किसके अंदर पी कक्षक में 3 कक्षक होते हैं, ठीक है ना। उप कक्षक में 3 कक्षक होते हैं। अब यहां कौन कौन से होते हैं, तो इसको 3 कक्षकों को इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। इसे बोलते हैं px py और pz के रूप में लिखा जाता है। 3 कक्षक होते हैं और इसमें तीनों की ऊर्जा समान होने के कारण इन्हें समभ्रंश कक्षक कहा जाता है। क्या कहते हैं समभ्रंश कक्षक कहते हैं, ठीक है। और इसकी आकृति होती है कैसी डंबलाकार। डंबल जो होते हैं
डमलाकार आकृति के होते हैं जिसमें दो पालियां पाई जाती है जहां इलेक्ट्रॉन समान रूप से वितरित रहते हैं। समान रूप से क्या रहते हैं? वितरित रहते हैं। अब देखो आप, ये तीन कक्षक है, आकृति है डमलाकार, और डमलाकार आकृति होने के कारण इसमें जो दो पालियां होगी, इन पालियों के अंदर इलेक्ट्रॉन, पालियों के अंदर की बात कर रहा हूं, पालियों के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो समान रूप से क्या होते हैं? वितरित रहते हैं। अब तीन है तो ये तीन अक्षों पर पाए जाते हैं। तीन अक्षों पर कैसे? देखो आप, सबसे पहले लेते हैं पी एक्स। तो अक्ष आप जानते हो, जैसे हम ये लेते हैं एक्स, यहां पर इसको जेड के रूप में और इसको यहां से यूं वाई अक्ष के रूप में दर्शाते हैं। ये एक्स वाई और सॉरी ये जेड और यहां पर वाई अक्ष के रूप में लेंगे। अब इसकी जब आप आकृति बनाओगे तो आकृति यूं बताएंगे। देखो ये एक्स अक्ष है ना, इस एक्स अक्ष के ऊपर ये इस तरह से यूं पाई जाती है, ये ठीक है। ये कौन सा है? पी एक्स कक्षक है, क्योंकि इसमें ये इस तरह से डमलाकार आकृति के अंदर रहते हैं। जब आप पी वाई बनाओगे तो पी वाई के अंदर ये एक्स अक्ष, ये सॉरी जेड, ये और ये होता है अपने यहां से यूं वाई अक्ष, ठीक है। अब इसमें ये x है, ये y है। अब z जब लेंगे तो इसको यूं दर्शाया जाए, ये y के ऊपर जब पॉली बताओगे तो इस तरह से दर्शाई जाएगी, ठीक है। ये अब ये कौन सी हो गई? p y कक्षक हो गया, ठीक है। अब आपको बताना है p z, तो p z के लिए ये सीधा आएगा, ये यूं है। अब यहां से बता दो, ये एक और ये दो, ये z, ये x और ये y। तो ये किसकी आकृति है? pz की। तो ये पॉली के रूप में पाए जाते हैं। पॉली का मतलब होता है ये दो, ये देखो आप डमलाकार आकृति होती है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। इसे ही हम क्या कहते हैं? यहां पर एस ये पी कक्षक के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। तो पी कक्षक के लिए सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है? पी कक्षक के लिए द्विगंशी क्वांटम संख्या L का मान 1 होता है, इसलिए हम जब 2L+1 में मान रखते हैं तो इसमें 3 पाए जाएंगे। इनको px, py और pz जो तीन अक्षों के ऊपर इस प्रकार से व्यवस्थित होता है। ये x अक्ष, ये y सॉरी ये y अक्ष और ये z अक्ष, ठीक है। और इसमें भी z बताएंगे तो z कक्षक के ऊपर इस प्रकार से इसकी आकृति को दर्शाया जाता है। और इन पालियों के अंदर इलेक्ट्रॉन घनत्व जो होता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व का मान इसके अंदर, मतलब ये कह सकते हैं हम, समान रूप से होते हैं। और ये तीन कक्षक जब आपस में जुड़े हुए रहते हैं तो इन तीनों की ऊर्जा जो होती है वो लगभग क्या होती है? समान होती है, इसलिए इनको समभ्रंश कक्षक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब इसमें एक वर्ड आएगा, जैसे अपन ने एस कक्षक के अंदर पढ़ा था, नोडीय तल या त्रिज्य नोड, या हम कह सकते हैं इसको नोडीय पृष्ठ के नाम से जाना जाएगा। वो क्या होता है? देखिए, तो नोडीय तल जैसे हमने एस में बताया था कि एस कक्षक के अंदर 1s और 2s कक्षक में बीच का जो स्थान होता है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे नगण्य होती है, उसे नोडीय पृष्ठ कहा गया था। अब यहां पर हम जब नोडीय तल या नोडीय पृष्ठ की बात करेंगे तो वो किस प्रकार से दर्शाई जाती है? देखिए, देखो नाम आता है नोडीय तल
या नोडीय पृष्ठ, या इसे बोलते हैं अपन त्रिज्य नोड। क्या बोलते हैं? त्रिज्य नोड। क्या होता है ये देखना है आपको, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें आप बताओगे, देखो ध्यान दीजिएगा कि जैसे ये एक पॉली है, ये ठीक है, और यहां से हम लेते हैं ये दूसरी पॉली, ये पॉली आई। तो ये कहता है कि दोनों पॉलियां जिस स्थान पर जुड़ती है उस स्थान के लंबवत, लंबवत तल में, मतलब ये जैसे पॉली है तो इसका लंबवत तल ये बना हुआ, जहां से ये भाग, ये मतलब यहां इसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना क्या रहती है? समान रहती है, लेकिन ये जो भाग होगा, ये इसको ये ऊपर डॉट लाइन से नहीं सीधा ही बता देते हैं, ये यहां से ये स्थिति, ये तल, यहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना जो होती है ना, वो बिल्कुल क्या होती है? नगण्य होती है। तो ये भाग जो होता है इसका, इसे क्या कहते हैं? नोडीय तल या नोडीय पृष्ठ, या क्या कहते हैं? त्रिज्य नोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिज्य नोड। तो हम इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? देखो कि दोनों पालियां जिस स्थान पर मिलती है उस क्षेत्र का वह लंबवत भाग, जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या हो? नगण्य हो, उसे नोडीय तल या नोडीय पृष्ठ या त्रिज्य नोड कहा जाता है। त्रिज्य नोड कहा जाता है। ये आपको इसमें ध्यान में रखना है कि ये जैसे दो पालियां आपस में इस भाग पर मिल रही है, तो इस भाग का ये लंबवत क्षेत्र जो होता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना बिल्कुल नगण्य होती है, उसे ही क्या कहते हैं? नोडीय तल या नोडीय पृष्ठ के नाम से जाना जाता है। अब वहां पर नोडीय तल ज्ञात करने का सूत्र था n-1, और यहां ये ज्ञात करने का सूत्र होता है n-2। ये क्या है? त्रिज्य नोड ज्ञात करने का। किसके लिए? पी कक्षक के लिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो आज हमने ये पी कक्षक पूरा किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे डी और एफ ब्लॉक के तत्वों के बारे में। धन्यवाद।